Hello everyone, welcome back once again in my video. So guys, today I'm going to teach you a new lesson. तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पे वो वीडियो आपको मिलेगा, आप जरूर उसे देखें। लेकिन आज के जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके पोएट है, कवि है वॉल्ट विटमैन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में जब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को पढ़ाया था उसमें मैंने राइटर के बारे में बताया था, क्योंकि आपके ये किताब में ऑलरेडी दिया गया है और आपके एग्जाम में भी राइटर के बारे में पूछे ही जाते हैं। सो उसी तरीके से मैं आज क्या करूंगा, पहले हम किसके बारे में जानेंगे, राइटर के बारे में जानेंगे, यानी जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, उनके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या पढ़ाई किया, कहाँ रहते थे, इनके जीवन में क्या स्ट्रगल रहा, इन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन 1892। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्ट विटमैन है उनका जन्म 1819 में हुआ और ये 1892 में मर जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपके किताब में दिया गया है कि वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में तो हुआ, लेकिन ये कब मरे, 1892 में। कभी भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी राइटर का उनका जन्म और उनका मृत्यु डेट पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। सो प्लीज इन चीजों को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। ओके, चलिए आगे दिया गया है द पीपल्स पोएट। अब आप सोचेंगे सर ये द पीपल्स पोएट क्यों दिया गया है? देखिए यहाँ पे द पीपल्स पोएट इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको लोग पीपल्स पोएट के नाम से भी जानते थे। ये जो राइटर थे वॉल्ट विटमैन, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशन में कि वो कौन सा पोएट है, वो कौन सा पोएट है जिन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है। तो भाई वो कौन है? तो वो वॉल्ट विटमैन है। ये वॉल्ट विटमैन को ही पीपल्स पोएट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपको कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ओके फिर आगे दिया गया है इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये दिया गया है कि ये क्या थे, ये मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। अब देखो इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब ये होता है बच्चे व्यक्तिगत्व कहने का मतलब ये उस तरह के राइटर थे जो खुद के बारे में लिखा करते थे। ये जो पोएम इन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें सीधा साफ साफ आपको पता चलेगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरा खुद का गीत, यानी इन्होंने इस पोएम में भी अपने बारे में ही लिखा गया है। अब शायद आपको पता चला कि ये इंडिविजुअलिस्टिक पोएट भी थे, मतलब कहने का मतलब ये खुद के बारे में ज्यादा लिखा करते थे किताबों में, पोएम में, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। समझ में आया ना? फिर यहाँ पे दिया गया है दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिन्हें अमेरिका ने कभी प्रोड्यूस्ड किया। प्रोड्यूस्ड करने का मतलब ये हुआ कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। यही कहने का सेंस हो रहा है कि दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, कहने का मतलब कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्ट विटमैन कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। पहला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड द सेकंड वन इज कि उन्हें किसे पीपल्स पोएट कहा जाता है, तो वॉल्ट विटमैन को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, 1819 में, और 1892 में क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट को नोट किया, ठीक ना। आगे देखते हैं। फिर आगे बच्चों दिया गया है ही बिगैन, उन्होंने शुरू किया वर्किंग, कार्य करना एज अ कारपेंटर। अब देखिए कारपेंटर का मतलब क्या होता है, कारपेंटर इट मींस की बढ़ई। इन्होंने ही बिगैन, उन्होंने बिगैन किया, शुरू किया वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। देखिए जब ये 12 साल के नहीं थे, कहने का मतलब जब ये 12 साल के कम एज के थे, उसी टाइम से इन्होंने किस तरह का कार्य करना शुरू किया था, इन्होंने कारपेंटर का कार्य करना शुरू किया था। कहने का मतलब इन्होंने बढ़ाई का भी कार्य किया अपने जीवन में जब वो 12 साल के नहीं थे। कहने का मतलब जब 12 साल के कम एज के थे उसी समय से उन्होंने बढ़ाई का कार्य करना शुरू किया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो वॉल्ट विटमैन थे उन्होंने कारपेंटर का कार्य तो किया, लेकिन वो कितने कब से किए थे या किस एज के पहले से किए थे। जब वो 12 साल के से कम एज के थे तब से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। फिर आगे राइटर के बारे में बताया जा रहा है कि he also worked as a printer।
प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अब यहां पे देखिए राइटर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि ही ऑल्सो वर्कड, मतलब उन्होंने यहाँ पे कारपेंटर की तरह कार्य तो किया, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कार्य किया एक प्रिंटर के तौर पे। किसके तौर पे? तो प्रिंटर के तौर पे किया। फिर उन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि उन्होंने टीचर के तरह भी कार्य किया, मतलब उन्होंने टीचिंग भी किया अपने जीवन में, बच्चों को पढ़ाया भी, और एडिटर का भी कार्य किया। क्या किया? एडिटर का भी कार्य किया। एंड वॉज वॉलेंटियर नर्स, और क्या थे? वो एक वॉलेंटियर नर्स थे। अब देखिए नर्स होता क्या है? नर्स उसे कहते हैं जो आप जैसे जो दूसरे का केयर करे, जैसे आप हॉस्पिटल में या कहीं पे भी बहुत सारे नर्सेज होते हैं, लेकिन वॉलेंटियर नर्स यहाँ पे लिखा गया है। और वॉलेंटियर नर्स का मतलब होता है एक ऐसा नर्स जो अपने स्वेच्छा से लोगों का मदद करे, वो अपने उस काम के लिए कोई किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं ले। तो इन्होंने क्या किया था कि जब अमेरिका में क्या हुआ था, जब सिविल वॉर हुआ था, कौन वॉर? सिविल वॉर हुआ था, सिविल युद्ध हुआ था, उस दौरान क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के जो लोग क्या हुए थे, जो घायल हुए थे, जो लोग क्या थे, बहुत तकलीफों में थे, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं था, इन्होंने वॉल्ट विटमैन ने उन्हें क्या किया, उन्होंने देखा और उन्होंने बिना पैसा लिए हुए, मतलब बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेमेंट को, उन्होंने लोगों को फ्री में क्या किया था, इलाज किया, उन्हें ट्रीटमेंट किया, उन्हें देख रेख किया, इसीलिए इन्हें वॉलेंटियर नर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया है कि वो क्या थे, एक वॉलेंटियर नर्स थे ड्यूरिंग द सिविल वॉर, मतलब सिविल वॉर के दौरान, ये कहने का मतलब है। आई होप कि आपको अभी तक मैंने जितना भी चीज बताया वॉल्ट विटमैन के बारे में आपको अभी तक समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पे कि विट्समैन पोइट्री, जो वॉल्ट विटमैन का जो पोइट्री है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिप्स ऑफ ग्रास, ये लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? तो देखिए जो लिप्स ऑफ ग्रास है वह वॉल्ट विटमैन का सबसे ज्यादा फेमस किताबों में से एक है। इन्होंने लिप्स ऑफ ग्रास को लिखा हुआ है, साथ में कई सारी किताब को लिखा, लेकिन लिप्स ऑफ ग्रास उसमें क्या था, बहुत ज्यादा फेमस था। तो राइटर के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है कि विट्समैन जो पोएट्री थी, मतलब वॉल्ट विटमैन का जितना भी पोएट्री है, जितने भी कविताएं हैं, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड, जिसे किसमें कलेक्ट किया गया है, जिसे कहां पे लिखा गया है, किस किताब में? तो लिप्स ऑफ ग्रास में। मतलब इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है लिप्स ऑफ ग्रास, उसमें इनके जितने भी कविताएं हैं उसमें क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। मतलब जितने भी इन्होंने जीवन में जितने भी पोएट्री और कविताओं को लिखा, उन सारे कविताओं को एक किताब में डाला गया, जिसका नाम क्या है, लिप्स ऑफ ग्रास है, ये कहने का मतलब। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। अब फिर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो लिप्स ऑफ ग्रास है, ये जाना जाता है किन चीजों के लिए? फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। देखो लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, किसी चीज का कमी, और राइम का मतलब होता है धुन। मतलब नॉर्मली देखा जाए, अगर आप पहले हिंदी मीडियम स्कूल से होंगे तो आप जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं हिंदी क्लास में आप कविता बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जब आप कविता या कोई भी पोयम जब पढ़ते हैं तो उसमें एक धुन होता है। जैसे बहुत सारे कविता होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था बचपन में कि हवा हूँ बसंती हवा हूँ, या आप ये भी पढ़े होंगे जैसे बच्चों का कहानी पोयम होता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन इस तरह के पोएम जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक धुन होता है, लगता है कि इसमें एक म्यूजिक बज रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि इनका जो लिप्स ऑफ ग्रास जो किताब था, जिसमें इन्होंने कई सारे क्या लिखे थे, पोएम को लिखे थे, कई सारी कविताओं को लिखे थे, तो ये किताब एक्चुअल में क्या हुआ था, शुरू में फ्लॉप हो गया। जब इन्होंने लिखा लिप्स ऑफ ग्रास, ये किताब फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हुआ? क्योंकि इसमें लैक ऑफ राइम था। लैक ऑफ राइम कहने का मतलब क्योंकि इनके पोयम में कोई धुन नहीं था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि पोयम कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, कोई इसका कोई और अंत नहीं था, मतलब कहाँ पे स्टार्टिंग है, कहाँ पे खत्म है, इसका कोई वहां पे मतलब उस किताब में, उस पोयम में कोई मतलब फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए ये किताब क्या हो जाता है, शुरू में फ्लॉप कर जाता है। और यहाँ पे दिया भी गया है कि विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंसेस इन 1855। देखिए 1855 मतलब
1855 यहाँ पे दिया गया है। जब वो किताब को लॉन्च किए थे, किसको, लीव्स ऑफ ग्रास को, तो वो जो विट्समैन है, जो वॉल्ट विटमैन है, उन्होंने इसे पब्लिश किया था एट हिज ओन एक्सपेंसेस, मतलब अपने एक्सपेंसेस पे। अपने एक्सपेंसेस कहने का मतलब कि अपने ही पैसे से इन्होंने क्या किया, इसे पब्लिश किया। नॉर्मली देखा जाए अगर कोई भी किताब पब्लिश होता है तो उसे पब्लिकेशर पब्लिश करता है। माना कि अगर मैं एक राइटर हूं, तो अगर मैं कोई किताब अगर लिखता हूं तो हम किसी पब्लिकेशर के थ्रू किताब को क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। किसी कंपनी में जाके हम उसे अपना क्या करते हैं, किताब को दिखाते हैं। तो अगर उसे अच्छा लगता है पब्लिकेशर को, तो मेरे किताब को क्या करेगा, वो पब्लिश करेगा। लेकिन क्या हुआ था, इनके किताब के बारे में मैंने अभी बताया कि इनका जो पोयम था वो लैक ऑफ राइम था। मतलब कहने को उनके पोयम में लैक ऑफ राइम था, मतलब धुन का अभाव था, मतलब पढ़ने पे कोई उतना अच्छा नहीं लगता था। तो जब कोई भी पब्लिकेशर इनको आई मीन इनकी किताब को पब्लिश करने के लिए एग्री नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किया, एट हिज ओन एक्सपेंसेस, मतलब अपने ही पैसा से इन्होंने किताब को लॉन्च किया। किसी और पब्लिकेशर ने किया, इन्होंने अपने किताब को अपने ही पैसा से क्या किया, लॉन्च किया। और कब किया था, तो 1855 में। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उन्होंने अपने पैसा पे तो लॉन्च किया, लेकिन कब किया था, वो कौन से साल में किया था, कौन से ईयर में। तो भाई वो कौन था, 1855 में। फिर यहाँ पे हाउएवर, तब भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। अब देखिए यहां तक क्या बताया जा रहा है राइटर के बारे में, कि इन्होंने क्या किया था, पूरे जॉयफुल डेडिकेशन से, मतलब इन्होंने पूरा अपना जितना इनसे हो सके उस किताब के लिए इन्होंने किया। लेकिन क्या होता है कि वर नॉट वेल रिसीव्ड, लेकिन जो ये किताब था लिव्स ऑफ ग्रास, वो उसे क्या किया गया, उसे किसी भी लोगों के द्वारा अच्छे से रिसीव नहीं किया गया। मतलब ये किताब शुरू में ही क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाते हैं, लोग इसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और इसका कारण यही है, अभी भी बता रहा हूं, कि लैक ऑफ राइम, क्योंकि इनके किताब में कोई राइम नहीं था। इनके जो पोएम था उसमें कोई राइम नहीं था, कोई धुन नहीं था, कोई पैटर्न नहीं था, इसीलिए इनका किताब क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। और क्या हो जाता है कि इन बाद में क्या हो जाता है कि इनका जब किताब फ्लॉप हो जाता है, तो हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विटमैन हिज जॉब। तो बाद में क्या हो जाता है कि बाद में इन्हें क्या करना पड़ा, अपने जॉब को खोना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या किए थे, बहुत सारा कर्ज ले लिए थे, बहुत सारे पैसे इधर उधर से लेके किए थे, अपनी किताब को क्या किए, लॉन्च किए। लेकिन जब किताब इनका फ्लॉप हो जाता है तो उसका कीमत इन्हें चुकाना पड़ा, क्या करके, तो इनको जॉब को छोड़ करके चुकाना पड़ा। बाद में इनको जॉब से भी क्या कर दिया जाता है, जो नौकरी कर रहे थे वहां से इन्हें निकाल दिया गया। किन्हें भाई, तो वॉल्ट विटमैन को निकाला गया। एज चूंकि इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि यहाँ पे जब किताब इनका लॉन्च हुआ था उस समय लोगों की नजर में ये किताब को क्या मान लिया गया था, बहुत ही ऑब्सीन मान लिया गया था। ऑब्सीन कहने का मतलब बहुत ही एडल्ट, बहुत ही गंदा, मतलब लोगों को ये किताब अच्छा लगा ही नहीं। लोगों की नजर में ये किताब बहुत ही क्या लग रहा था, बहुत ही गंदा किताब लग रहा था। ऑब्सीन मतलब गलत भी होता है, कि उसे लोग माना कि ये किताब उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही गलत है, इसीलिए किताब क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। इन 1881 मतलब यहां पे दिया गया है कि 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन, मतलब कई सारे एडिशन के बाद, कई सारे उसमें सुधार के बाद, उस किताब में, कौन सी किताब में, तो लिव्स ऑफ ग्रास में, लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिकेशर। कहने का मतलब है यहाँ पे कि जिस किताब को इन्होंने 1855 में क्या किया था, लॉन्च किया था, और वो किताब क्या हो गया था, फ्लॉप हो गया था। किस चीज के चलते, तो फ्री ऑफ राइम के चलते, मतलब जिसमें धुन का क्या था, अभाव था। तो 1855 में लॉन्च किया, यहाँ पे किताब इनका क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। फिर उसी किताब को, फिर लिव्स ऑफ ग्रास को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन 1881 मतलब 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशन, कई सारी एडिशन के बाद, कई सारी सुधार के बाद, लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिकेशर। इस किताब को कौन मिला, एक पब्लिशर मिला। पब्लिशर कहने का मतलब प्रकाशित करने वाला। जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे मैं अगर एक किताब लिखता हूं तो हम ऐसे ही नहीं उसे पब्लिश कर लेंगे, हम किसी न किसी पब्लिशर के पास जाते हैं। वो क्या करता है, आपको किताब को देखिएगा, समझेगा, उसको अच्छा लगेगा, तब वो अपने कंपनी के थ्रू अपना पैसा लगा के किताब को क्या करता है, लॉन्च करता है। तो जब इस किताब को उन्होंने 1881 में जब दोबारा क्या किया, जब बहुत सारे एडिशन के बाद जब उससे लॉन्च किया,
सॉरी किसी पब्लिशर के पास गया तो पब्लिशर एग्री हो जाता है और उसने क्या किया, उस किताब को लॉन्च करने के लिए अपने पैसे अपने रकम लगा करके लॉन्च करने के लिए क्या हो जाता है, विलिंग टू प्रिंट। उन्हें क्या होता है, उसे प्रिंट करने की इच्छा होता है, मतलब वो एग्री हो जाता है कि हम इस किताब को क्या करेंगे, अपने पैसे से लॉन्च करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया कि किस किताब को 1881 में फिर से लिखा वॉल्ट विटमैन ने, तो कौन था, लिप्स ऑफ ग्रास था, ये कहने का मतलब है। फिर आगे दिया गया है बच्चों कि ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर enthusiastically received in यूरोप। अब यहां पे क्या बताया गया है कि जो यूरोप के जो देश थे, ये राइटर कहां के हैं, अमेरिका के हैं, लेकिन जब ये किताब का जब ट्रांसलेशन किया गया, ट्रांसलेट करके जब दूसरे देशों में, और कहां के देशों में, तो यूरोप के देशों में जब इसे बेचा गया तो वहां के लोगों ने इसे इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड किया गया। कहने का मतलब कि लोगों ने बहुत ज्यादा ही उत्साहिता से इस किताब को रिसीव किया, मतलब इनको किताब को पढ़ना क्या किया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इनका किताब कहां पे बहुत ज्यादा चला, अमेरिका में। बट लेकिन विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका, लेकिन ये कहां के थे, अमेरिका के थे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इनका किताब यूरोप में तो चला लेकिन अमेरिका में अनएप्रिसिएटेड रहा। अनएप्रिसिएटेड कहने का मतलब कि कोई भी इस किताब को क्या तारीफ नहीं किया, मतलब कहने का मतलब कि यूरोप में तो चला ये किताब, लेकिन ये किताब इन्हीं के देश में, अमेरिका में उतना नहीं चला। It was only after his death that he could win appreciation in America। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे राइटर के बारे में कि जब ये मर जाते हैं, क्या होते हैं, मर जाते हैं। It was only after his death, मतलब इनके मृत्यु के बाद he could win appreciation in America for his original and innovative expression ऑफ अमेरिका इंडिविजुअलिज्म। और यहाँ पे ये बताया गया कि जब ये मर जाते हैं तो मरने के बाद ही अमेरिका में इनका क्या होता है, बहुत सारा तारीफ होता है और लोगों को ये किताब क्या हुआ, बहुत ही पसंद आया। लेकिन तब तक ये क्या हो चुके थे, ये मर चुके थे, ये ऊपर जा चुके थे। फिर ऊपर बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब देखिए इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है। इंपॉर्टेंट वर्क्स कहने का मतलब इनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाएं मतलब किताब है जो इन्होंने लिखा। इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है लिप्स ऑफ ग्रास, जिसे 1855 में लिखा था, एंड दूसरा है ड्रम टैप्स। कौन है भाई, ड्रम टैप्स है, जिसे 1866 में क्या किया गया था, लिखा गया था। तो बच्चों अभी मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो किनके बारे में दिया, वॉल्ट विटमैन के बारे में। देखिए यहां से साफ साफ ये पता चलता है कि राइटर का जो जिंदगी है, जो पोएट का जो जिंदगी है, इनका वॉल्ट विटमैन का जो जिंदगी है वो उतना आसान नहीं था, बहुत स्ट्रगल वाला था। इन्होंने 2 बार 3 बार किताबों को भी लिखा, एक बार 1855 में, फिर 1881 में उसी किताब को पब्लिश किया, लेकिन इस उम्मीद में कि हमारे देश के लोग मेरी किताब को पढ़ेंगे, मेरा अप्रिशिएट करेंगे, मेरा तारीफ करेंगे। लेकिन वो भी उनके देश के लोगों को क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब ये मर जाते हैं, जब ऊपर चले जाते हैं, तब लोगों को अच्छा लगा। तो जाहिर सी बात है कि ये इंसान के जीवन इतना आसान नहीं था। ये अपने लोगों से क्या करते थे, प्रेम चाहते थे, लेकिन इन्हें उतना प्रेम नहीं मिला जितना ये चाहते थे। मरने के बाद लोगों ने तारीफ किया, तो उससे क्या फायदा। ओके, सो चलिए अब आगे हम आपको पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन हम दिए आपको राइटर के बारे में दिया गया है। किसके बारे में बच्चे, तो राइटर के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम क्या पढ़ते हैं, अब राइटर के द्वारा जो पोएम लिखा गया है अब हम उसे पढ़ते हैं। अभी हम हमने राइटर के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना कि उन्होंने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की और क्या नहीं किया। लेकिन अब हम पोएम पढ़ के जानेंगे कि राइटर आखिर इस पोएम में किस चीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इस पोएम का जो नाम दिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका अर्थ यह होता है मेरा खुद का गीत। राइटर ने यहाँ पे इसे नाम दिया गया है हिंदी में मेरा खुद का गीत, और इंग्लिश में इसे कहेंगे क्या नाम दिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जैसा कि अभी राइटर के बारे में पढ़ के आपको अनुमान तो लग गया होगा कि उनका जिंदगी इतना आसान नहीं था, बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण था। और ये बहुत ही लोगों से, अपने ही देश के लोगों से बहुत ही ज्यादा नाराज थे, क्योंकि ये मर जाते हैं, मरने के बाद इनका तारीफ होता है। इससे ज्यादा दुख वाला बात क्या हो सकता है। सो लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट पोएम। अभी पोएम पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि राइटर इसमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, राइटर लिखते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ।
देखिए इस लाइन में राइटर ये बताते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, कि मैं खुद ही किसी भी मतलब मैं कोई भी चीजों को मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने गमों को खुद ही गाता हूं। कहने का मतलब राइटर ये बतलाना चाहते इस पोएम में कि मैं कोई भी फेस्टिवल या कोई भी जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है इनके लाइफ में, मैं उसे अकेले ही क्या करता हूं, सेलिब्रेट करता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, और मेरे जीवन में जो भी मेरे जीवन में जो गम है, जो उदासी वाला पल है, मैं उसे खुद ही गाता हूं, मैं किसी को बताता नहीं हूं। अब देखिए राइटर इस तरह के बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने जब अभी राइटर के बारे में पढ़ा तो उसमें आपको साफ साफ पता चल गया होगा, क्योंकि राइटर ने लोगों को फ्री में भी सेवा किया था, वॉलेंटियर नर्स की तरह भी कार्य किया था, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया। उन्होंने जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल किए, लेकिन जो अमेरिका के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको किताब को नहीं पढ़ा और ये मर जाते हैं, तब उनके बाद इनको किताब को पढ़ा जाता है। इसीलिए राइटर को ऐसा लगता है कि मैं अगर ये अपने जीवन में कोई भी चीज अगर सेलिब्रेट भी करते हैं तब भी वहां पे लोग इनके साथ नहीं देता है, एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही अपने गमों को गाते हैं, ये अपने गम को किसी को बताते भी नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि मेरा बात कोई मानता नहीं, हमें कोई प्रेम करता ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। फिर राइटर ये बताते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम। देखो बच्चों एज्यूम का मतलब क्या होता है, एज्यूम करना मतलब होता है सोचना, क्या करना, सोचना या कल्पना करना भी होता है। और राइटर ये भी बोलते हैं कि व्हाट आई एज्यूम, कि जो भी मैं एज्यूम करता हूं, जो भी मैं सोचता हूं, जो भी मैं कल्पना करता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी एज्यूम करोगे, मतलब तुम भी वही सोचोगे। राइटर का कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि जिस तरह से मेरा सोच है उसी तरह से आपका सोच है। अब इस लाइन में राइटर ये दर्शाना चाहते हैं कि भाई जिस तरह से आप है इस धरती पे उसी तरह से हम भी है, हम ऐसा नहीं कि हम आपसे अलग है। क्योंकि राइटर इस तरह की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, इनका ऐसा मानना था कि लोग हमसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि इनका किताब फ्लॉप हो गया। लेकिन दोबारा भी जब उसको क्या किए थे, जब दोबारा लिखे तब भी इनके मरने के बाद ही लोग पढ़ा, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा क्या लगा, बहुत ज्यादा दुख लगा, और इन्होंने इस तरह का पोएम में क्या किया है, बातों को लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी तक पता चला कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप को सेलिब्रेट करता हूं और अपने गमों को खुद ही क्या करता हूं, गा लेता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो भी मैं एज्यूम करता हूं, जो भी मैं सोचूंगा, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही सोचोगे। फॉर, क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी as good as belonging to you। अब यहाँ पे क्या कहते हैं राइटर, क्योंकि राइटर ये बोलते हैं कि for, क्योंकि every atom belonging to me। अब राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो भी एटम, जो भी कण मेरे शरीर में, जो भी कण है जो मुझ में बिलोंग करता है उतना ही आप में भी बिलोंग करता है। राइटर ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज के हम बने हैं ना उसी चीज से आप बने, हम आपसे अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पेड़ पे लटके हुए मिले, हम भी आप ही की तरह कहीं ना कहीं जिस चीज जो भी चीज मेरे शरीर में है वही चीज क्या है, आपके शरीर में है, मतलब हम आपसे अलग नहीं है, ये कहना चाहते हैं राइटर इस पोएम में। ये इसीलिए देखिए, इसीलिए इस पोएम का नाम उन्होंने क्या रखा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम में इन्होंने सिर्फ अपने बारे में ही बात किया है, किसी और के बारे में बात नहीं किया है, ये कहने का मतलब है बच्चों। ओके, सो चलिए अभी वीडियो को आगे करते हैं। अब सेकेंड पेज को हम देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। फिर देखिए राइटर आगे क्या बतलाते हैं पोएम में, वो कहते हैं कि आई लोफ। देखिए लोफ मतलब क्या होता है, लोफ इट मीन्स होता है घूमना, भटकना। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, कि मैं घूमता हूं, मैं भटकता हूं और अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं। सोल मतलब बच्चे होता है आत्मा, कि मैं घूमता हूं, भटकता हूं और अपने आत्मा को क्या करता हूं, इनवाइट करता हूं। आई लीन, मैं लेट जाता हूं, एंड लोफ, और फिर मैं घूमता हूं एट माई ईज। एट माई ईज मतलब जब तक मुझे आराम ना मिले। अब राइटर यहाँ पे ये बतलाना चाहते हैं कि जब आप भी कभी ना कभी किसी अकेले व्यक्ति को देखे होइएगा जो अपने जीवन में क्या करते हैं, अकेले जीते हैं। तो राइटर भी क्या करते हैं, अपने पूरे जीवन में वो अकेला जी रहे हैं, मतलब वो किसी का सहारा नहीं लिए, क्योंकि इन्हें कोई प्रेम करने वाला दुनिया में है ही नहीं। इनको ऐसा मानना था क्योंकि इनका किताब नहीं चला। तो राइटर यहाँ पे ये लिखा है कि आई लोफ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही कहीं कहीं भटकते रहता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं। मैं अपने आत्मा को इनवाइट करता हूं मतलब कि मैं अपने आत्मा से बात करता हूं, मतलब वो किसी से भी बात नहीं करते। इनको इतना ज्यादा दुख लगा हुआ है, ये क्या किससे बात करते हैं, ये खुद से ही क्या करते हैं, बातें करते हैं।
एंड लीन, और कभी कभी ये लेट जाते हैं, एंड लोफ, और फिर ये क्या करते हैं, घूमते हैं एट माई ईज, जब तक इन्हें ईज नहीं महसूस हो, जब तक इनको क्या नहीं मिलता है, जब तक इन्हें अंदर से आराम नहीं मिले तब तक ये घूमते हैं, कहीं पे लेट जाते हैं, कभी कभी खुद से बातें करते हैं, ये किसी से अपने दुखों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दर्शाते नहीं है। फिर आगे दिया गया है ऑब्जॉर्बिंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास कहने का मतलब जो गर्मियों के जो घास, अब गर्मी में जो घास होते हैं वो हरे नहीं होते, सूखे होते हैं। तो राइटर ये भी बोलते हैं कि जब मैं घूमता हूं तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं, अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, ऑब्जर्व करना मतलब महसूस करना। और ये जब भी किसी भी समर ग्रास पे क्या करते हैं, जब ये घूमते हैं तो उसके स्पीयर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। स्पीयर कहने का मतलब जो घास का जो नुकीला जो सेक्शन होता है, ऊपर वाला हिस्सा, उसे भी महसूस करते हैं। राइटर ये कहना चाहते हैं कि मतलब मैं किसी और के बारे में भी नहीं सोचता हूं, मैं इतना अकेला हूं कि मैं खुद के ही बारे में सोचता हूं, और मैं खुद के साथ इतना रहता हूं कि अब मुझे क्या महसूस होने लगा है, जब मैं घास पे भी चलता हूं तो वो घास की जो नोके हैं अब ऐसा लगता है वो भी मुझे क्या हो रहा है, चुभ रहा है, वो भी मुझे दर्द दे रहा है। ये कहने का मतलब लोगों ने तो दिया, अब कौन दे रहा है, अब घास के भी जो नोक है वो भी मुझे दर्द दे रहा है। फिर राइटर यहाँ पे ये बताते हैं कि माई टंग मतलब मेरा जीव, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे ब्लड का एक एक एटम, मेरे ब्लड का एक एक कण फॉर्म्ड, जो फॉर्म हुआ है, जो बना है फ्रॉम दिस सॉइल, कहां से, तो इस सॉइल से, इस मिट्टी से बना हुआ है, दिस एयर मतलब इस हवा से बना हुआ है, बॉर्न हियर, और मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, ऑफ पेरेंट्स, किससे, तो पेरेंट्स से, पेरेंट्स में यानी माता पिता। अब राइटर ये कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा भी जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। अब राइटर इस तरह की बात क्यों करते हैं भाई, इस तरह की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि राइटर को ऐसा मानना है कि जो अमेरिका के जो लोग हैं उनसे प्रेम नहीं करते हैं, जो अमेरिका में जितने भी लोग थे वो उन्हें इंसान का मतलब उन्हें बच्चा नहीं मानता था, इसीलिए ये इस तरह की बातें बोलते हैं कि मैं भी जो मेरा जो जीव है, मेरा जो ब्लड का एक एक कतरा है वो किससे बना है, इसी मिट्टी से बना हुआ है, इसी हवा से बना हुआ है, और मेरे भी क्या है, और बॉर्न ईयर ऑफ पेरेंट्स, और मैं भी यहाँ पे किसके थ्रू आया हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के थ्रू आया हूँ, मतलब कहने का मतलब कि मेरे माता पिता ने मुझे क्या दिया, जन्म दिया, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम। और यहाँ पे फिर ये बताते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें वो भी किसके थ्रू आए हैं, अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और कहीं ना कहीं मेरे माता पिता भी, मेरे दादाजी भी थे, वो भी अपने नहीं, अब कहीं ना कहीं अपने पिताजी, अपने माँ और के क्या हुए, थ्रू आए हुए हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब पोएट ये कहना चाहते हैं कि भाई हम कहीं पे पेड़ पे लटके हुए नहीं मिले, हम किसी बगीचे पे पड़े हुए नहीं मिले, कहीं ना कहीं इस दुनिया में मेरे माता पिता हुए, हम भी इंसान के बच्चे हैं। क्योंकि ये इस तरह की बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोग इन्हें अपना नहीं मानता है, ऐसा इनको लगता है कि लोग हमसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, लोग हमसे अपना नहीं मानते, इसीलिए इस तरह के बात को इस पोएम में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब चलिए आगे क्या दिया गया है उस पर बात करते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि आई मतलब होता है मैं, नाउ मतलब अभी 13 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। अब राइटर ये कहते हैं कि मैं अभी 13 ईयर ओल्ड हूं पर इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कहने का मतलब राइटर ये बताते हैं जब वो पोएम लिखे थे उस समय वो कितने साल के थे, 37 साल के, और ये भी कह रहा है कि मैं अभी 37 साल का हूं और परफेक्ट हेल्थ में हूं। परफेक्ट हेल्थ मतलब कि अच्छे से हूं, आई मीन एकदम फिट एंड फाइन हूं। कहने का मतलब फिट एंड फाइन कहने का मतलब कि एकदम स्वस्थ हूं और मस्त हूं, मतलब मुझे किसी तरह की बीमारी नहीं है, ये कहने का मतलब है। होपिंग और होप करता हूं, होप करना मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, आशा करना, और होपिंग और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं टू सीज, कि मैं सीज नहीं हूंगा। सीज होना मतलब मैं किसी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं हूंगा। नॉट टिल डेथ, डेथ मतलब होता है मृत्यु और टिल मतलब होता है तक। मतलब कहने का मतलब राइटर ये कहते हैं कि मैं इसी तरह से स्वस्थ रहूंगा और मैं मृत्यु तक किसी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होऊंगा। ये बात कौन बोलता है, वॉल्ट व्हिटमैन बोलते हैं। अब चलिए आगे, अब जो 2-3 लाइन और है इसे भी देख लेते हैं, तब जाके पोएम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए राइटर यहाँ पे क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं क्रीड्स। अब क्रीड्स का मतलब क्या होता है, क्रीड्स मतलब क्या होता है, तो क्रीड्स मतलब धार्मिक विचार, रिलीजियस थॉट बोल सकते हैं। एंड स्कूल्स, स्कूल्स देखिए स्कूल एक होता है जो विद्यालय, लेकिन यहाँ पे स्कूल नहीं, यहाँ पे स्कूल्स है। स्कूल्स कहने का मतलब ये होता है सोचने का तरीका,
लोगों का अपना अपना स्कूल्स होता है, मतलब सोचने का तरीका होता है, मतलब सिस्टम ऑफ थॉट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टम ऑफ थॉट बोलते हैं। तो राइटर यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो क्रीड्स है, ये जो धार्मिक विचार है, एंड ये जो स्कूल्स है, ये जो सोचने का तरीका है, इन एवियंस, इसे आप क्या कर दीजिए? एवियंस कर दीजिए। एवियंस मतलब होता है त्याग दीजिए। राइटर इस लाइन में बहुत बड़ा बात बोलते हैं, क्योंकि राइटर के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ, राइटर का ऐसा मानना है, इसीलिए राइटर ये बोलते हैं कि ये जो लोगों का जो धार्मिक विचार है और ये जो सोचने का जो तरीका है, जो ऊंच नीच, बड़ा जात छोटा जात, धर्म के लेके जो लोगों का सोच है, उसके बारे में बताते हैं कि ये जो सोचने का जो लोगों का तरीका है ना, उसे एवियंस कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए? आप त्याग दीजिए। रिटायरिंग बैक एट अ वाइल, और क्या कहते हैं? और थोड़े देर के लिए इन चीजों से आप क्या हो जाइए? पीछे हो जाइए। इस चीज से क्या हो जाइए? आप पीछे हो जाइए। मतलब आप इस तरह का सोच मत रखिए, दूसरे से भेदभाव मत कीजिए। बट वॉट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन ये बोलते हैं आप तो पीछे आ जाओगे, लेकिन वे लोग जो दूसरे के साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। आप देखिए हो यार, किसी ना किसी गांव समाज में आपके घर के आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे, आप उसे अपना मान कर रखोगे, लेकिन वो अभी कहीं ना कहीं आपके साथ क्या करेगा? मतलब भेदभाव करेगा। वो आपको कभी अपना सामान मान ही नहीं सकता है। उसी तरीके से राइटर के साथ हुआ। राइटर सबको अपना मान के, सबको एक नजर में रखते थे, सबसे प्रेम करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लोग भी हमसे प्रेम करें, लेकिन अमेरिका के लोगों ने वॉल्ट व्हिटमैन को उतना प्रेम नहीं दिया, जहां तक इन्होंने लोगों को फ्री में भी ट्रीटमेंट किया था। समझे? इसीलिए ये सारा बात यहाँ पे पोएम में इन्होंने एक्सप्रेस किया। ओके, तो यहाँ पे वही कहते हैं कि ये जो सोचने का जो तरीका है, ये जो धार्मिक विचार है, इस सबको आप क्या कर दो? आप त्याग दो थोड़े देर के लिए। लेकिन व्हाट दे आर, लेकिन वे लोग जो भेदभाव करते हैं, बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन वो इन चीजों को नहीं भूल सकते। आप भूल सकते हैं कि हमें लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन वे लोग जो करते हैं ना, वो कभी भी इस चीज को नहीं भूल सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ उसी तरह करते रहेंगे। राइटर यही बोलना चाहते हैं इस लाइन में। अब चलिए आगे जो दो लाइन है, उसमें क्या बताया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक ना। अब यहां पे बताया गया है कि राइटर बोलते हैं कि आई हॉर्बर फॉर गुड और बैड। हॉर्बर का मतलब होता है बच्चे विश्वास करना। क्या करना? बिलीव करना, विश्वास करना, कि मैं सही और गलत चीजों में विश्वास करता हूं। मतलब राइटर की ये मानना है मतलब राइटर ये कहना चाहते हैं कि आई हॉर्बर फॉर गुड और बैड, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं सही और गलत चीजों को मानता हूं, ठीक ना। आई परमिट, और मैं आपको परमिट देता हूं, मैं आपको आदेश देता हूं टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। हैजार्ड मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब कोई भी तकलीफ में आप बोलिए। अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रहा है तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है, ये राइटर आपको बताते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि मैं सही और गलत चीजों को मानता हूं, आप भी सही गलत चीजों को क्या कीजिए? परखिए, समझिए। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो ये आपको परमिट करते हैं, आपको क्या देते हैं? परमिशन देते हैं कि भाई बोलो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठाना चाहिए। नेचर, जो नेचर है, विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि जो ये नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जहां पे हम लोग रहते हैं, वो भी क्या करता है? वो भी बिना चेक किए हुए पूरे ओरिजिनल एनर्जी से क्या करता है? अपना काम करता है। कहने का मतलब ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में आप देखिए, जो सूरज है, जो चांद है, जो हवा है, जो पानी है, वो क्या भेदभाव करता है आपके साथ? क्या सूरज का किरण सिर्फ आपके लिए है कि सबके लिए? आप ही बताइए। तो सबके लिए। ये जो पानी है किसके लिए? किस धर्म के लिए? किस जात के लिए? भाई साहब, ये सबके लिए है। जो हवा हो, जो पानी हो, ये जो नेचर है, ये जो धरती है, वहां पे सब कोई रहता है। वहां पे एक आदमी, एक धर्म, एक जात के लोग नहीं रहते हैं, ये सबके लिए। तो वही राइटर कहते हैं कि जो नेचर है ना, ये जो प्रकृति है, जो दुनिया है, ये जो भगवान क्या दिया हुआ जो सब कुछ है, जब अगर भगवान उसमें भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान जब उसमें भेदभाव नहीं करते हैं, देन हु आर यू? तब तुम कौन हो और तुम क्यों लोगों से क्या कर रहे हो? भेदभाव कर रहे हो। ये जो लाइन है, ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं भेदभाव दूसरे के साथ करते हैं। तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि आपको भी क्या करना चाहिए? किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए। जिस तरह आप मनुष्य हैं, उसी तरह दूसरे को भी मानिए, ये कहना चाहते हैं। तो राइटर इस पोएम में बच्चों इतना ही चीजों को क्या करते हैं? बताते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट forget to click bell icon, because when I upload any video, you will get notification. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take care and we'll meet in the next video. Till then take care, bye bye.